हेलो एवरीवन। हम लोग जेई मेन जो सेकंड शिफ्ट हुआ है, तो जितने भी केमिस्ट्री के उसमें क्वेश्चन आए हैं सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे क्या पेपर मॉडरेट था या फिर इजी था। तो सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन जो लिखा है, नाइट्रोबेंजीन इसमें रिएक्टेंट दिया है और बहुत सारे रिएजेंट दिया है, छः छः रिएजेंट दिया है और बोल रहा है जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन मेजर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले देखो जो रिएक्टेंट दिया है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन अगर इसका Br2 के साथ आयरन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो देखो यहाँ से ब्रोमोनियम आयन बन के तैयार होगा और ब्रोमोनियम आयन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। और यहाँ से जो NO2 ग्रुप है, NO2 नाइट्रो ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने के वजह से जो भी है ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन से तो पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं खींच पा रहा है रेजोनेंस के वजह से। तो जो ब्रोमोनियम आयन है इसको मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, मीन्स से मेटा पे जुड़ेगा। तो यहाँ से बन गया नाइट्रो के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे एक ब्रोमीन एटम लग गया। अब जो सेकेंड रिएजेंट इसमें दिया है, टीन प्लस HCl, और टीन HCl तो नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन कराने के लिए फेमस ही है। तो ये नाइट्रो का रिडक्शन करा देगा NH2 में, नाइट्रो बन गया NH2। जो थर्ड है यहाँ पे देखो, थर्ड कोई रिएजेंट नहीं है, बोल रहा है पीएच न्यूट्रल सॉल्यूशन है। पीएच न्यूट्रल बोलने का मतलब पीएच लगभग 7 है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। और यहाँ पे जो फोर्थ स्टेप में लिया है Br2 ब्रोमीन वाटर लिया है। तो पीएच न्यूट्रल बोलने का मतलब पीएच 7 है, और पीएच 7 होने से जो NH2 है इसको NH2 ही रहने दो, ऐसा नहीं कि एनिलीनियम आयन बना दो, इसको NH3 प्लस कर दो। तो जो फोर्थ रिएजेंट है Br2 ब्रोमीन वाटर, तो देखो एनिलीन अगर एनिलीनियम आयन में नहीं कन्वर्ट हो पाया है तो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया है और बेंजीन रिंग को बहुत एक्टिवेट कर देता है, जिसके वजह से यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हर जगह ब्रोमीन एटम लग जाता है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया है। और ये मेटा पोजीशन पे तो था ही एक पहले से भी है। अब फिर देखो फिफ्थ रिएजेंट जो है यहाँ पे, फिफ्थ रिएजेंट क्या लिखा है, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। और सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl देखते ही चमक जाता है कि ये तो डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन है। तो डायजोनियम सॉल्ट बनाओ यहाँ पे, N ट्रिपल बॉन्ड N, A प्लस और Cl माइनस। बाकी Br जितने भी है ब्रोमीन उनका पोजीशन एज इट इज बना रहेगा। और फिर देखो लास्ट में जो रिएजेंट है CuBr, CuBr के साथ हीट कर दिया, तो ये रिएक्शन सबको पता होता है, Cu प्लस Br माइनस। अब देखो जो N2 प्लस है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से लिव करके निकल जाएगा, बेंजीन पे प्लस आएगा और वहाँ प्लस जो कार्बोकेटायन बनेगा Br माइनस जाके अटैच हो जाएगा। तो अपना फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है ऐसा। और फाइनली देखो जो फाइनल प्रोडक्ट आया उसमें टोटल कितने ब्रोमीन एटम है, 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 5। एक क्वेश्चन ठीक ठाक था, बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट इसमें पूछ लिया है, तो इसको अच्छा क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, एमंग द फॉलोइंग V3 प्लस, Ti2 प्लस, Na2 प्लस, आयरन 2 प्लस, कोबाल्ट 2 प्लस, for which spin only magnetic moment is greater than 3 and which can form high spin octahedral complex. Find the number of unpaired electron in those complexes. तो क्वेश्चन एक बार समझो, इसमें बोल रहा है
ये जो आयंस लिखे हैं, 5 आयन लिखा है, बोल रहा है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 3 से ज़्यादा हो। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट 3 से ज़्यादा किसका होगा? जिसके पास 3 से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि अंडर रूट एन, n+2 लिखते हैं कि नहीं मैग्नेटिक मोमेंट। तो जिसके पास 3 से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका ही बात करेंगे आगे। एंड विच कैन ऑल्सो फॉर्म हाई स्पिन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, जो हाई स्पिन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सके, उसकी बात करेंगे। तो दो दो कंडीशन लगाया है और उसके बाद पूछ रहा है कि जो उन आयंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका सम बताओ। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो वेनेडियम 3+ में अगर देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा? आर्गन 3D 3D। देखो अगर वेनेडियम का लिखते हैं यहाँ पे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आर्गन 3D3 4s2। तो वेनेडियम 3+ का लिखेंगे तो 3D2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे वेनेडियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहाँ पे 3D में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ऐसे ही टाइटेनियम 2+ का हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसका आएगा आर्गन 3D2। जो निकल है निकल 2+, इसके लिए लिख सकते हैं आर्गन 3D8। जो कोबाल्ट है 2+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 3D7। अब देखो जिसके पास ऑलरेडी 2 ही इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, ये तो कभी हाई स्पिन लो स्पिन बना ही नहीं पाएंगे। इनके लिए तो लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन ही नहीं होता है। तो खेल से तो ये आउट हो गए पहले ही। बच गए निकल और कोबाल्ट 2+। अच्छा कोई और आयन छूट गया क्या? टाइटेनियम, वेनेडियम, अच्छा आयरन भी है। तो आयरन को देखते हैं 2+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 3D6। तो अब एक खेल में 3 ही आयंस बचे हैं। अब देखो मैं इनके लिए हाई स्पिन लो स्पिन डिफाइन हो सकता है इन तीनों के लिए। अब अभी अपने को चेक करना है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 3 से ज़्यादा हो। तो 3 से ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होने के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कभी निकल 2+ में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो 3D8 है तो मैक्सिमम कितने अनपेयर्ड हो सकते हैं? इसमें 2 ही अनपेयर्ड हो सकते हैं। तो ये तो खेल से बाहर हो गया है भी निकल 2+। अब जो कोबाल्ट 2+ है इसका देखो 3D7 है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 हो सकते हैं ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो। और हाई स्पिन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनाना है, ऊपर से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना है, मतलब वीक फील्ड लिगेंड के साथ अगर ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भर देंगे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा यहाँ से। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे 3 आ गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट 3 से ज़्यादा आ ही जाएगा। मीन्स कोबाल्ट 2+ को कंसिडर करना पड़ेगा। और आयरन 2+ के लिए भी, आयरन 2+ के लिए भी मैक्सिमम 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो सकते हैं वीक फील्ड लिगेंड के साथ अगर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनाता है तो। क्योंकि देखो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स वीक फील्ड के साथ बनाएंगे तो पेयरिंग कराएंगे नहीं, और पेयरिंग नहीं कराएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जा रहे हैं? यहाँ से देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जा रहा है। मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट इसका भी क्या होगा? जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 3 से ज़्यादा आएगा। और जो कोबाल्ट 2+ है इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट 3 से ज़्यादा आ रहा है। ऊपर से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। तो इनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सम ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है। तो देखो कोबाल्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहा? 3। और आयरन में 4। तो 3+4 का सम बताना था 7। तो इसका आंसर 7 होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्वेंट इज 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो जो डेल्टा
टीबी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो दे रखा है 0.5 डिग्री सेल्सियस। और सोल्यूट का वेट दिया है, वेट ऑफ सोल्यूट वो है 15 ग्राम। आगे बोल रहा है एंड द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज x इंटू 10⁻⁻²। तो आर एल वी पी दे दिया है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका वैल्यू दे दिया है x इंटू 10⁻⁻²। अब देखो आर एल बी पी क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है, जिसका वैल्यू दे रखा है। अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं होना है, एक्स एक कोई नंबर है और यहाँ पे हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर इकाई होता है, इकाई ऑफ सोल्यूट। तो आगे बोला है फाइंड एक्स, एज्यूम डाइल्यूट सॉल्यूशन, गिवन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज 300 ग्राम पर मोल। सॉल्वेंट का मोलर मास दे रखा है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 300 ग्राम पर मोल, केबी का वैल्यू भी दे रखा है यहाँ पे। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, आर एल बी पी दिया है ना यहाँ पे, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है आर एल बी पी, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम फर्दर लिख सकते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा बात दे रखा है कि यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन एज्यूम करना है। डाइल्यूट सॉल्यूशन एज्यूम करना है मीन्स जो सोल्यूट के मोल होंगे वो बहुत कम होंगे, तो इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, टेंस टू जीरो मान सकते हैं एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो फिर इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई, ये जो डिनोमिनेटर में सोल्यूट का मोल है इसको इग्नोर कर दिए, क्योंकि सॉल्वेंट के मोल में इसको ऐड करना है और सॉल्वेंट का मोल क्या होगा, ज़्यादा। तो इसको सोल्यूट का मोल जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको इग्नोर कर दिए। अब जो देखो जो मोल ऑफ सॉल्वेंट है इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट। अच्छा, सोलवेंट का वेट अगर ग्राम में दिया रहेगा तो इसको केजी में कन्वर्ट करना होता है, इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 1000 से डिवाइड कर लिए, और मोलर मास ऑफ सोलवेंट ऊपर चला गया। तो देखो डेराइव कर रहा हूँ लेकिन इतना डेराइव करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये हर बच्चे के नोट्स में ये सब डेरिवेशन मिलता है, किसी भी कोचिंग में देखेंगे तो ये सब डेरिवेशन कराया गया रहता है। तो इसको लिख सकते हैं, देखो मोल ऑफ सोल्यूट, इसको क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये तो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। तो आर एल बी पी को ऐसे लिख सकते हैं, आर एल बी पी। अच्छा, अगर सोल्यूट डिसोसिएट हो रहा हो तो क्या करते हैं, सोल्यूट डिसोसिएट होता है तो आई टाइम्स कर लेंगे, वांट अ फैक्टर आई टाइम्स, यहाँ पे आई टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आई रह जाएगा यहाँ पे। अब सोल्यूट के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है कि सोल्यूट जो है डिसोसिएट हो रहा है कि नहीं, तो आई आई मान के चलेंगे कि चलो कुछ भी हो रहा हो, ऐसे आई को लिखेंगे साथ साथ। डिसोसिएट अगर नहीं होगा तो आई का वैल्यू 1 हो जाता है। अब देखो आर एल बी पी क्वेश्चन में दे रखा है, इसका वैल्यू है x इंटू 10⁻⁻², और I टाइम्स मोलैलिटी को निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला है कि जो डेल्टा टी बी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो होता है के बी इंटू मोलैलिटी। अब सोल्यूट अगर टूटेगा तो आई टाइम्स के बी इंटू मोलैलिटी होगा, डेल्टा टी बी का वैल्यू है 0.5 और के बी का वैल्यू है 5, तो आई इंटू मोलैलिटी का वैल्यू कितना आ गया,
आई इंटू मोलैलिटी का वैल्यू आया 0.1। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 0.1। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 300 क्वेश्चन में दिया है, डिवाइडेड बाई ये 1000 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से ये हो गया 30 डिवाइडेड बाई 10। अच्छा, इसको देखो सॉल्व करने के बाद यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है 3। इसको सिंपली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो x का वैल्यू आ गया 3। तो ये क्वेश्चन में जो x पूछ रहा था, x का वैल्यू बताओ, तो x का वैल्यू कितना आया, x इक्वल टू 3। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X2 माइनस एट इक्विलिब्रियम इन 0.1 मोलर H2X इन ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 15। अच्छा, यहाँ पे देखो हर एक कोचिंग के नोट्स में सब मिलता है, ये तो बहुत घिसा पिटा सवाल है। अगर इसको देखोगे तो H प्लस बनेगा, HX माइनस बनेगा, फिर जो दूसरी बार HX माइनस है ये टूटेगा किसमें, H प्लस और X माइनस, X2 माइनस। तो X2 माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन आता है वो सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के बराबर होता है। जो सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट है इसी का वैल्यू लिख दो, वही है X2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका आंसर तो एक लाइन में ही बन जाता। इसका वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 13 और इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 15 के ऑर्डर में लिखना था। तो इसका आंसर हम लोग बोल सकते हैं 100। जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो कितना है, 100। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर ए लिविंग सेल ऑस्मोटिक प्रेशर इज 12 atm एट 300 केल्विन which is isotonic with NaCl aqueous solution. Then the strength of NaCl solution is, NaCl का स्ट्रेंथ बताना है। अच्छा, स्ट्रेंथ लिख भी दिया है ग्राम पर लीटर में, तो ग्राम पर लीटर में ही अगर कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। आर का वैल्यू दे रखा है 0.8 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो देखो आइसोटोनिक है NaCl के एक्वस सॉल्यूशन से, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बराबर। तो अगर पहले सॉल्यूशन जो लिविंग सेल है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर पाई 1 बोलते हैं तो ये तो दिया है 12, और एक आइसोटोनिक है NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, तो NaCl के लिए क्या लिखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ICRT। तो NaCl देखो क्वेश्चन में दिया नहीं है, अगर नहीं दिया है तो इसको 100% डिसोसिएट मान लेंगे क्योंकि सॉल्ट है, तो Na प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट होगा, तो इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर आएगा 2। तो वांट ऑफ फैक्टर लेंगे 2। कॉन्सेंट C का वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन। R का वैल्यू दिया है 0.08 और टेम्परेचर है 300 केल्विन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 24। अब C का जो वैल्यू आ रहा है वो निकल के आएगा 1/4, क्योंकि देखो इसको डिवाइड कर दो, ये 6 हो गया, 6 से इसको डिवाइड करो 4, तो C का वैल्यू कितना आएगा, ये तो सॉल्व कर सकता है कोई भी। C का वैल्यू आ गया 1/4। अभी अपने को स्ट्रेंथ बताना है, तो ये जो आया है कॉन्सेंट्रेशन वो है मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर से इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम पर लीटर में, तो 1/4। अब NaCl ये जो मोल है उसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे, ये NaCl का 1 मोल की बात हो रहा है, तो ग्राम में कितना हो जाएगा, सोडियम के लिए 23 प्लस Cl के लिए 35.5, ये हो गया ग्राम पर मोल। अब इसको ऐड करके डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ये हो गया
8 हो गया 5.5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो आंसर भी 10⁻⁻² के टर्म में बताना है। तो डिवाइड करने से 1 और यहाँ पे 6.6 और 2, फिर यहाँ पे 5। तो डिवाइड करके देख सकते हैं इतना आने वाला है। अब इसको 10⁻⁻² के ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो 16 625 इंटू 10⁻⁻, माइनस ये हो जाएगा 2। तो ये आंसर है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन देख लेना है, क्या मिस्टेक भी हो सकता है। तो 4 से डिवाइड करने के बाद इतना आ रहा है, तो ये अपना आंसर बनेगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है NaCl सॉलिड प्लस कॉन्क H2SO4 प्लस सॉलिड K2Cr2O7 आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनाएंगे। अब प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है, तो देखो प्रोडक्ट के बारे में सोचना भी नहीं है, सब में एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाया है। और सबको पता होता है यहाँ पे Cl- जो होता है डाइक्रोमेट के साथ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देता है। क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। डीप रेड कलर का वेपर निकलता है CrO2Cl2 का। और यहाँ पे जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। यहाँ पे क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहता है। और डीप रेड कलर का वेपर यहाँ से निकलता है CrO2Cl2 का, जिसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या होगा देखो, प्रोडक्ट इज CrO2Cl2 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट इनॉड, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट करना है मिली वोल्ट में। और गिवन डैट सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे दिया है स्टैंडर्ड कंडीशन में 0.79 और AgCl का KSP भी दे रखा है और यहाँ पे वैल्यू कुछ दिया है। तो देखो जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड दिया है ये किस टाइप का इलेक्ट्रोड है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो मेटल है, मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट है और आयन है, तो इसको बोलते हैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आयन इलेक्ट्रोड। इसको हम लोग चाहें तो मेटल आयन इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका कन्वर्जन देखो कैसे करेंगे, इनॉट Cl-, यहाँ पे AgCl और यहाँ पे Ag। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं इनॉट Ag प्लस Ag में। लेकिन अगर ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपने को रखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। और वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए अपने को पता होना चाहिए अगर AgCl है इक्विलिब्रियम में है Ag प्लस और Cl माइनस के साथ, KSP डेटा तो यूज होगा, एक्वस सॉल्यूशन है ये भी एक्वस होगा, KSP डेटा यूज होगा यहाँ पे। तो KSP कैसे लिखेंगे, अगर इसका सॉल्युबिलिटी S होगा, इसका S होगा, तो लिखेंगे S²। लेकिन क्वेश्चन में स्टैंडर्ड कंडीशन में पूछा है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो Cl- का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो लेंगे हम 1 मोलर। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लेंगे, 1 मोलर। तो जो KSP यूज लिखेंगे इस टाइप से नहीं लिखेंगे, KSP कैसे होगा, KSP इक्वल टू Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन S इंटू Cl- का कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, KSP के बराबर ही आ गया, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया KSP के बराबर। अब देखो इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल तो लिख लेते हैं नस्ट इक्वेशन से, लिखेंगे E नॉट Ag प्लस Ag। और ये दोनों एक ही बात है, ऐसे दोनों को दोनों का वैल्यू एक ही आएगा। इसको कैसे लिखेंगे, E नॉट Ag प्लस -0.0595
1 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई n लॉग, यहाँ पे देखो एक कौन से रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं, Ag प्लस का Ag में रिडक्शन, तो Ag प्लस का एक इलेक्ट्रॉन लेके अगर Ag में रिडक्शन होता है Ag सॉलिड में, तो लॉग यहाँ पे लिखते हैं Q, तो Q कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में तो सिल्वर सॉलिड है इसके जगह पे 1 आ गया, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में आएगा Ag प्लस। तो देखो सिल्वर का स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0.79, यहाँ पे रखो 0.79 माइनस 0.059 बाई एन का वैल्यू 1 है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, लॉग Ag प्लस की जगह पे Ksp का वैल्यू, और Ksp दिया है 10⁻10, यहाँ पे रखेंगे 10⁻10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.059 और ये हो जाएगा लॉग 10⁻10, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0.79 माइनस 0.059, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.2, ये वोल्ट है और मिली वोल्ट में आंसर देना है, तो मिली वोल्ट में लिख सकते हैं 200 मिली वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर आया, ये जो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आयन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल आया रिडक्शन पोटेंशियल वो है 200 मिली वोल्ट, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 200 मिली वोल्ट। इस क्वेश्चन में देखो बोल रहा है स्टेटमेंट 1, देयर इज 2sp3 1sp2 एंड 1sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट इन इस मॉलिक्यूल में। तो एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है AbSp3, और ए हो गया कार्बन sp2, ए कार्बन है sp, तो देखो दो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एक कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और एक कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे बोल रहा है इस मॉलिक्यूल के अंदर हैव 2 कैरल सेंटर, तो 2 कैरल सेंटर है क्या, तो यहाँ पे देखो इसमें तो कोई कैरल सेंटर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, एक कैरल सेंटर हो गया क्योंकि इस कार्बन से चारों डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है, ऐसे ही एक कार्बन कैरल कार्बन हो जाएगा, तो इसके पास 2 कैरल कार्बन है, ये भी करेक्ट है, मीन्स स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। इस टाइप का था कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, तो हाँ बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ CH3Br विथ गिवन न्यूक्लियोफाइल। अच्छा जो CH3Br के साथ इनका रिएक्शन होगा वो किस टाइप का रिएक्शन होगा, SN2, SN1 तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है SN1 होने का, तो SN2 रिएक्शन, अब SN2 रिएक्शन मिथाइल ब्रोमाइड पे कराना है, तो जो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही फास्ट रिएक्शन करेगा, तो अपने को देखना है कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल, जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे H2O का H निकालने के बाद क्या बना है OH माइनस, ये जो है फिनॉल, फिनॉल का अगर H प्लस निकालेंगे तो बनेगा PHO माइनस, ऐसे ही यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है, इसका H प्लस निकाले तो ये फॉर्मेट आयन बना, और पर क्लोरिक एसिड जो है इसका H प्लस निकालने के बाद ये जो बना है पर क्लोरेट आयन बना है। तो पावरफुल एग्रेसिव न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जो जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा, जैसे मान लो अगर देखें OH माइनस बहुत अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा तुरंत जाके अटैक करेगा, मीन्स अपने को चेक करना है कि H प्लस देने के बाद कौन अनस्टेबल हो गया और कौन स्टेबल हो गया, जो जितना ज़्यादा स्टेबल है वो वीक न्यूक्लियोफाइल, और जो जितना अनस्टेबल है जितना परेशान है उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ पे देखो पर क्लोरेट आयन, यहाँ पे चार्ज बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे, पर क्लोरेट आयन में चार चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाला है, तो ये तो बहुत स्टेबल है,
ये तो मोस्ट स्टेबल इन सब में है, मोस्ट स्टेबल। तो ये सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो एच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, ये भी क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये भी स्टेबल है। फिनॉक्साइड, ये जो फिनॉक्साइड है ये उतना अच्छा स्टेबलाइज नहीं है, रेजोनेंस से भी करेगा, लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे इक्विवेलेंट क्वालिटी है, रेजोनेंस में क्वालिटी रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे रेजोनेंस के, लेकिन कार्बन पे निगेटिव जाएगा, निगेटिव चार्ज कार्बन पे जाएगा, तो उतना स्टेबलाइज नहीं है। और ओ एच माइनस के पास तो कुछ नहीं है, समझे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ओ एच माइनस के पास, तो सबसे एग्रेसिव न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया, ओ एच माइनस, सबसे एग्रेसिव हो जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ओ एच माइनस। अब यहाँ पे फिनॉक्साइड होगा, देखो फिनॉक्साइड की बात करेंगे तो ओ एच माइनस से तो ठीक ही है, तो ओ एच माइनस से वीक हो जाएगा, और फिर फॉर्मेट आयन हो गया। और सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल जो होगा पर क्लोरेट आयन, इसको क्या ही ज़रूरत है, ये तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। इस एच प्लस देने के बाद सी एल ओ फोर माइनस में ये तो रहता है मोस्टली। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। कुल मिला के न्यूक्लियोफाइल चेक करना है तो देखो चार्ज डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है और कौन अनस्टेबल है। जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी कॉन्सेंट्रेट होगा एक जगह, उतना ही अनस्टेबल होगा वो, और उतना ही एग्रेसिव पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है देखो, फर्स्ट में बोल रहा है सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन, ये क्या है, तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, या इनको स्टीरियो आइसोमर भी बोल सकते हैं। तो ये जो पी है, पी का सेकंड के साथ कनेक्शन होगा, मतलब पी को क्या करेंगे, सेकंड से मिलाएंगे। डाई इथाइल ईथर और ब्यूटेनॉल, तो डाई इथाइल ईथर देखो, डाई इथाइल ईथर, और जो ब्यूटेनॉल है, एक कौन से आइसोमर है, किस टाइप के, ब्यूटेनॉल। तो देखो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, कार्बन सब कुछ तो सेम है, आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर। तो जो क्यू है इसका एक के साथ मैचिंग हो जाएगा। जो आर, आर में लिखा है वन ब्यूटीन एंड टू ब्यूटीन, तो वन ब्यूटीन, ये हो गया वन ब्यूटीन, और ये हो गया टू ब्यूटीन। तो देखो डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है, मीन्स पोजीशन आइसोमर। तो आर का हो गया थ्री, और एस लिखा है एन पेंटेन आइसोपेंटेन, तो ये पेंटेन हो गया नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन, तो आइसोपेंटेन यहाँ बना दिए, तो एक चेन आइसोमर हो गया, कार्बन चेन अलग अलग आ गया, तो एस का हो जाएगा फोर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं, ये तो बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ केसीएन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करना है, और न्यूक्लियोफाइल कौन है, केसीएन। अच्छा केसीएन में न्यूक्लियोफाइल कौन है, साइनाइड सी एन माइनस, और सी एन माइनस में भी देखोगे ना तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कार्बन अटैक करेगा। अब यहाँ पे अपने को रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, देखो सब सेम टाइप का सबस्ट्रेट दिख रहा है, बेंजाइल हैलाइड यहाँ पे दिख रहा है, सब में क्या होगा, ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, टेम्परेचर दिया नहीं है, मीन्स कार्बोकेटायन बनने वाला है। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब सब बेंजाइलिक कार्बोकेटायन ही बनेंगे। तो फिर दूसरा इफेक्ट देखो, यहाँ पे जो ग्रुप लगे हैं वो सब देखो कैसे ग्रुप हैं, ओ एच है, एन एच टू है, एन ओ टू है, यहाँ पे एन ओ टू है। तो ये सब रेजोनेंस के थ्रू, ये मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू क्या करेंगे, लो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो कार्बोकेटायन को बहुत स्टेबलाइज करेगा, यहाँ पे बनने वाला है कार्बोकेटायन सब में। तो जितना स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे फास्ट बी ऑप्शन, बी ऑप्शन वाला बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो NH2 है ये रेजोनेंस के थ्रू बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। उसके बाद OH,
उससे थोड़ा कम डोनेट करेगा। तो सबसे ज़्यादा रेट बी का होगा, फिर ए का। अब देखो सी और डी में कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सी और डी में दोनों में नाइट्रो है, लेकिन यहाँ पे देखो मेटा पोजीशन पे नाइट्रो है और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे। तो मेटा पोजीशन पे अगर कोई है तो रेजोनेंस के थ्रू तो कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता है, और सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला हो या विड्रॉ करने वाला हो, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ही थोड़ा सा कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दिखा सकता है। रेजोनेंस तो होने से रहा। तो देखो ये जो ऊपर से नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो नाइट्रो तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा कौन खींच लेगा, जो पैरा पे लगा है। पैरा पे रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचेगा, समझे। और यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, इसमें मेटा पे लगा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू खींचेगा, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। तो यहाँ से देखो, कहने का मतलब देखो जो नाइट्रो है ना रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे प्लस ला के क्रिएट कर देगा और इसको अनस्टेबलाइज कर देगा, लेकिन जो नाइट्रो है कभी भी यहाँ पे प्लस क्रिएट नहीं करा पाएगा। तो अब देखो सबसे इन दोनों में स्टेबल कौन होगा, मेटा वाला, क्योंकि मेटा वाला इसके जस्ट पास में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं करा पाएगा। तो बी और सी और डी में कंपेयर करेंगे तो डी ही अच्छा है, समझे, क्योंकि सी में पैरा पे जो नाइट्रो है वो तो एकदम CH2 प्लस के पास ही प्लस क्रिएट करा देगा। तो सी और डी में देखेंगे तो डी अच्छा हो गया कार्बोकेटायन, और सी वाला तो सबसे बेकार हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट होगा, BA DC, BADC, ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है एमंग MnH2O का होल 6 2 प्लस एंड CrH2O का होल 6 2 प्लस द मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज MnH2O का होल 6 2 प्लस। यहाँ पे देखो मेटल का जो है ना, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम ही है, A+2, और यहाँ पे Cr पे भी +2। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो जेड इफेक्टिव से आंसर बता सकते हैं। जिसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो मैग्नीज जो है, देखो क्रोमियम के बाद आता है मैग्नीज, और लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता ही है, तो जेड इफेक्टिव मैग्नीज का ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट हो गया। जो स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ K3FeCl6 का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू K4FeCl4। तो देखो इसमें जो देखेंगे आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इस वाले में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब दोनों में Cn है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा देगा, तो इस केस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। देखो 5 इलेक्ट्रॉन अगर फिल करेंगे, 1 2 3 4 5, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि नहीं। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा √n, n+2 से लिखेंगे, n का वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ पे √3 बोर मैग्नेटॉन आ गया। लेकिन जो दूसरे केस में है, यहाँ पे आयरन +2 में है, ये 3d6 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस केस में देखेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट ही है, मीन्स बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज Cl, देन Br, देन सल्फर, देन ऑक्सीजन। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो हेलोजन का जो भी होता है, हेलोजन फैमिली का जो भी है, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी भी दूसरे ग्रुप के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज़्यादा होता है। अब हेलोजन में अगर कंपेयर करेंगे तो Cl का ज़्यादा होगा Br से। Cl का तो सबसे ज़्यादा होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो Cl का ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू Br। अब इनका ज़्यादा होगा पूरे पीरियोडिक टेबल में, कोई भी ग्रुप उठा लो और कोई भी ग्रुप का कोई भी एलिमेंट उठा लो, तो हेलोजन का ज़्यादा ही होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कम्पेयर टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप अदर देन हेलोजन। तो अब बताओ ऑक्सीजन और सल्फर में, ये तो पता ही है कि सल्फर थर्ड पीरियड का है, तो थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है। किसी भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट ले लो,
उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करेस्पॉन्डिंग सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सल्फर का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ये स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज PbCl2 में कम होगा, PbCl4 में ज़्यादा होगा। ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसमें ज़्यादा पोलराइजेशन होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज़्यादा होगा, आयनिक नहीं, गलत हो गया। ऐसे ये देखो, ये तो सही बोल रहा है ये वाला, और ये भी गलत है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +2 है, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा। तो कुछ गलत है कुछ सही है, मीन्स कुल मिला के स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन ए इसका बनेगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। इसमें बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताना है। अच्छा, कई लोग को इसमें लग रहा है कि बॉन्ड लेंथ पूछ दिया है तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन हो गया, रटना है। अरे नहीं, रटना नहीं है। सबसे पहले इसको बॉन्ड लेंथ कंपेयर कैसे करते हैं बेसिक आइडिया होना चाहिए। बॉन्ड लेंथ कंपेयर करते समय सबसे पहले देखेंगे साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, कि क्या जो एटम दिया है जिनके बीच बॉन्ड कंपेयर करने जा रहे हैं उनका साइज में तो डिफरेंस नहीं है। अगर साइज में डिफरेंस है तो डोमिनेटिंग वही हो जाता है। अगर साइज में डिफरेंस नहीं है मतलब सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, तो फिर चेक करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, अगर मान लो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम हो गया तो चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन से भी बात नहीं बना, वहां पर भी सेम आ गया, तब चेक करते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर, और यहाँ से भी बात नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस देखते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। तो ये सीक्वेंस है, इसको फॉलो करना होता है। अब साइज ऑफ एटम अलग अलग पीरियड के हो गए, डिफरेंस ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन में कैसे कंपेयर करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन और परसेंटेजेस कैरेक्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। हाइब्रिडाइजेशन मान लो अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है, कहीं sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कहीं sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp हाइब्रिडाइज्ड का बॉन्ड लेंथ कम आता है, बॉन्ड लेंथ कम आएगा, उससे ज़्यादा sp2 का, उससे ज़्यादा sp3 का बॉन्ड लेंथ आ जाता है। और कई बार सेम हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी किसी में एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो वहाँ पे परसेंटेजेस का हेल्प ले सकते हैं। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम आता है। लेकिन सीक्वेंस यही फॉलो करना है, पूरा डिटेल तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे, लेकिन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने का यही तरीका है। अब देखो यहाँ पे जो भी एलिमेंट दिए हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही है, इन्हीं के बीच बॉन्ड बना है। तो कार्बन और नाइट्रोजन तो सेकंड पीरियड के हैं सब, ये भी सेकंड पीरियड, ये भी सेकंड पीरियड। लेकिन यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन फर्स्ट और सेकंड पीरियड के हैं, अलग अलग पीरियड के हैं। तो हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होगा, ये तो फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, तो सी एच बॉन्ड लेंथ सबसे कम आ जाएगा, सी एच बॉन्ड लेंथ सबसे कम। अब देखो इन दोनों में, इनमें कैसे कंपेयर करेंगे इन तीनों में, तो देखो सबसे पहले साइज ऑफ एटम देखेंगे तो दोनों सेकंड पीरियड के ऑलमोस्ट है, साइज बराबर है। फिर देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। अब देखो सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है, सबसे ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम आ जाएगा, तो ये सीएन हो गया। और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो ट्रिपल बॉन्ड वाले से तो ज़्यादा ही होगा, ये हो गया सी डबल बॉन्ड ओ। और ये तो सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। तो यहाँ पे ऐसे आंसर कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इन द फॉलोइंग 4 मॉलिक्यूल्स वन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कैरल कंपाउंड। यहाँ पे 4 कंपाउंड लिख के दिया है, 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोब्यूटेन एंड 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन।
तो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कौन है? 2 क्लोरोब्यूटेन। अच्छा, सबका स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो पता चल जाएगा। ये 2 क्लोरोब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पे अलग अलग देखो, अलग अलग ग्रुप लगे हैं कि नहीं? ये CH2 है और ये CH3 है। तो ये जो कार्बन है, इससे अलग अलग ग्रुप लगे हैं, मतलब कैरल कार्बन हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। एक ही कैरल कार्बन है। तो अब इस कंपाउंड में अपने को परसेंटेज ऑफ कार्बन बताना है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए क्या होगा? परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का मास, यहाँ पे मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ टोटल मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल इंटू 100। तो यहाँ पे टोटल मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालेंगे? तो देखो, इसमें 4 कार्बन है, C4H9Cl। इसका मोलर मास, 1 मोल के लिए निकाल लेते हैं। मोलर मास क्या हो जाएगा? 12 × 4 + 9 + 35.5, 48 + 9 + 35.5। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 57 + 35.5। फर्दर ऐड करो तो आएगा 29.592। तो मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा यहाँ पे? 48 डिवाइडेड बाई 92.5। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई दिमाग लगाने वाला तो बात नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन करवा रहा है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली, इसको देखो कट पिट करेंगे तो आएगा 51.89। अप्रोक्स कैलकुलेशन करने से भी ये मैच कर जाता है, ऑप्शन 3 वाला इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में दो दो स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर इज Cl2 देन Br2 F2 I2। तो ये तो बात बिल्कुल करेक्ट है। F2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखो, F2 में क्या होता है ना, साइज छोटा होने के वजह से यहाँ पे इसके पास 3 लोन पेयर हैं, दूसरे फ्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर हैं। तो इसमें रिपल्सन होता रहता है, ह्यूज रिपल्सन होता है, तो इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो कम आएगा। और कितना कम आता है? तो Br2 और I2 के बीच में लाई करता है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, सबको नोट्स में पढ़ाया जाता है, नोट्स में सबके मिल जाएगा। तो चलो, यहाँ पे तो ये बात दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ये बात गलत बोल रहा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, देखो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रहा है। मीन्स स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत बोल रहा है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है और सेकंड फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज फॉल्स। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें भी स्टेटमेंट दिया है और इसमें बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस इज Al देन Mg देन Mg2+। तो एक करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस दिया है क्या? यहाँ पे देखो, हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस घटता है। तो मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा ना एल्यूमिनियम से। यहाँ पे तो कुछ और ही लिख रखा है, बाद वाला वो सही लिखा है, ये सही लिखा है, लेकिन ये यहाँ पे ऑर्डर गलत कर दिया है। मीन्स स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है एटॉमिक साइज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या बात हो गई? जो एटॉमिक साइज होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे थोड़ी ना डिपेंड करेगा, वो तो सेल नंबर पे डिपेंड करेगा और जेड इफेक्टिव पे। बहुत सारे फैक्टर हैं, जेड इफेक्टिव, सेल नंबर, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे थोड़ी ना डिपेंड करेगा। अरे बॉन्ड लेंथ बोलता तो मान सकते थे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी एंड सी। ए बी सी तीनों गैस है, यहाँ पे जी लिखा है। इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इज 1 बार, आफ्टर 100 मिनट टोटल प्रेशर बिकम 1.5 बार।
फाइंड वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एज्यूमिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अपने को रेट कांस्टेंट बताना है और एज्यूम करना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो देखो, ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी गैसियस फेज है। तो मान लो इनिशियल टी इक्वल टू जीरो पे इसका प्रेशर पी नॉट था। अभी इसका तो बना ही नहीं था बी और सी, तो प्रेशर क्या आएगा, जीरो होगा। कुछ समय के बाद 100 मिनट के बाद क्या हुआ, पी नॉट में से कुछ टूटेगा, ए एक्स बना, ये भी एक्स बना। अब देखो, पी टोटल दे रहा है 100 मिनट के बाद, पी टोटल बोल रहा है 1.5 बार हो गया, और क्वेश्चन में पी नॉट दिया था 1 बार, पी नॉट बोल दिया था 1 बार है, और 100 मिनट के बाद टोटल प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है, 1.5 बार हो गया है। तो पी टोटल किसके वजह से आएगा, ए के वजह से प्लस बी के वजह से प्लस सी के वजह से। तो यहाँ से पी टोटल सबको ऐड करेंगे तो आएगा पी नॉट प्लस एक्स। इन तीनों को ऐड कर लो तो आ जाएगा पी नॉट प्लस एक्स, हो गया 1.5। अब पी नॉट का वैल्यू है 1 बार, तो x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x आ रहा है 1.5, तो x आ रहा है 0.5। अब देखो, अपने को x पता चल गया, p नॉट पता चल गया, फर्स्ट ऑर्डर एज्यूम करके लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, के टी इजकल टू एल एन ए नॉट बाई ए टी, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, प्रेशर के टर्म में इसी को लिख सकते हैं ए नॉट को जगह पे लिख सकते हैं पी नॉट बाई ए टी की जगह पे पी टी। तो रेट कांस्टेंट अपने को बताना था 1/t, टी है 100 मिनट, एल एन पी नॉट इनिशियल प्रेशर कितना था। अच्छा, ए जो है फर्स्ट ऑर्डर से डिकम्पोज हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो ए के लिए लिख रहे हैं इक्वेशन, तो इनिशियल प्रेशर 1 बार, और पी टी ये ना लिखेंगे पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स, क्योंकि टी टाइम के बाद इसका प्रेशर कितना है, पी नॉट माइनस एक्स। वैल्यू रखो, एल एन पी नॉट है 1 बार, पी नॉट माइनस एक्स है 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/100 हो गया, ये हो गया ln 2। फर्दर इसको सॉल्व करो तो ln 2 का वैल्यू हो जाता है 0.693 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको लिख सकते हैं 6.93 इंटू 10⁻³ ये हो गया मिनट इनवर्स। तो बताओ, के का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, के का वैल्यू है 6.9 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। तो ये बताओ, क्वेश्चन इजी था कि कठिन, हमारे देखने से तो बहुत इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, फॉलोइंग ट्रांजिशन आर मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, फाइंड एनर्जी ऑर्डर ऑफ इमिटेड फोटोन। तो एक हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो सकता है जिसमें ट्रांजिशन हो रहा है, और इस क्वेश्चन में बोल रहा है, फॉलोइंग ट्रांजिशन आर मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, फाइंड एनर्जी ऑर्डर ऑफ इमिटेड फोटोन। अच्छा, यहाँ पे ट्रांजिशन बोल रखा है कि लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन है, दूसरे में बोल रहा है सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, तीसरे में बोल रहा है थर्ड लाइन ऑफ पास्टन सीरीज, फोर्थ में बोल रहा है डी में की फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। तो जो ये ट्रांजिशन हो रहा है इससे इमिटेड फोटोन का एनर्जी बताना है। तो देखो, एग्जाम में बैठ के तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, ये लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फंड ये जो है, इनके लिए अपने को ऑलरेडी पहले पता होना चाहिए एनर्जी का डेटा, कि अगर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कोई भी हो तो उसमें पहले सेल, दूसरे सेल, तीसरे सेल, ऐसे कम से कम 4-5 सेल का एनर्जी ऑलरेडी रटा होना चाहिए। तो अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के लिए, तो पहले सेल की एनर्जी कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे सेल का एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे सेल का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक चौथे सेल का हो जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पांचवें सेल का हो जाएगा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, छठे का चाहो तो लिख सकते हैं -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये देखो,
हमें हर सेल का एनर्जी पता होना चाहिए और इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस भी आना चाहिए। तो क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व हो सकता है, बहुत जल्दी। तो देखो, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, तो लाइमन सीरीज के लिए देखो, ए एन इजकल टू 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे चलता जाएगा। तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, मतलब लाइमन सीरीज की लाइनें कब होंगी, कहीं से भी फर्स्ट सेल में आ जाए। तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके ग्राउंड स्टेट में आ रहा है फर्स्ट सेल में। तो जो एनर्जी रिलीज होगा यहाँ पे फोटोन के फॉर्म में, उस फोटोन का एनर्जी कितना होगा, दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले जो ऑप्शन ए में ट्रांजिशन होगा, और ऑप्शन में दिया ना फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज जो बनेगा, उस केस में फोटोन रिलीज हो रहा है, तो फोटोन का जो एनर्जी होगा वो होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी ऑप्शन में बोल रहा है सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो बामर सीरीज कहीं से भी आए सेकेंड सेल में तो बोलते हैं बामर सीरीज की लाइन है। अब सेकेंड लाइन अगर थर्ड से सेकेंड में आ गया तो इसको फर्स्ट लाइन बोलते हैं। फोर्थ से अगर सीधे सेकेंड में आए, इलेक्ट्रॉन मान लो फोर्थ सेल में था और सीधे सेकेंड सेल में आ गया जंप करके, तो यहाँ से ट्रांजिशन से जो फोटोन रिलीज होगा उसका कुछ एनर्जी होगा। और उस एनर्जी को कैसे बताएंगे, तो दोनों सेल का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो फोटोन रिलीज होगा उसका एनर्जी होगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो सी ऑप्शन में लिखा है थर्ड लाइन ऑफ पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज की थर्ड लाइन। तो पास्टन सीरीज कब बनता है, पास्टन सीरीज की लाइनें कब बनती हैं, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन के बाद थर्ड सेल में आ जाए। और देखो, चौथे से अगर तीसरे सेल में आता है तो फर्स्ट लाइन बोलेंगे पास्टन सीरीज की। पांचवे से आता है सीधे थर्ड में तो सेकेंड लाइन। और छठे से अगर आएगा सीधे जंप करके थर्ड सेल में, तो यहाँ से जो फोटोन निकलेगा, पास्टन सीरीज की लाइंस तो होंगी, लेकिन यहाँ पे जो होगा थर्ड लाइन होगा पास्टन सीरीज की थर्ड लाइन। और इसका एनर्जी, इस फोटोन का एनर्जी एच न्यू कैसे निकालोगे, तो दोनों सेल का एनर्जी डिफरेंस कितना आ रहा है, तो -1.51, और कर सकते हैं 1.51 -0.38। तो यहाँ पे देखो थर्ड लाइन ऑफ पास्टन सीरीज, तो थर्ड लाइन ऑफ पास्टन सीरीज के लिए डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, घटाओ, यहाँ पे 3 आ गया और 1.1, मतलब इतना डिफरेंस आएगा, ये तो जोड़ घटाना है कर सकते हो, 3 1 1। अच्छा, तो जो सी के केस में, सी वाले में जो एनर्जी रिलीज होगा 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन रिलीज होगा, इतना एनर्जी का। जो बोल रहा है फोर्थ में कि ब्रैकेट सीरीज की फोर्थ लाइन, अच्छा ब्रैकेट सीरीज मतलब कहीं से भी आए फोर्थ में आ जाए, तो इसकी फोर्थ लाइन मतलब पांचवे से नहीं, पांचवे से आएगा तो फर्स्ट लाइन, छठ छठे सेल से आएगा तो सेकेंड लाइन, सातवें से आएगा तो थर्ड लाइन, आठवें से कहीं आएगा, आठवें से फोटोन आएगा, तो जो फोटोन रिलीज होगा उसका एनर्जी, अब उसका एनर्जी जो भी होगा, देखो चौथे सेल का जो है एनर्जी कितना है, -0.85। तो अगर इनफाइनाइट सेल से, मतलब एन इक्वल टू इनफाइनाइट से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है सीधे चौथे सेल में, तो मैक्सिमम कितना एनर्जी रिलीज हो सकता है, 0.85, मैक्सिमम इतना एनर्जी रिलीज हो सकता है। लेकिन जब आठवें सेल से जंप करेगा तो इससे उससे कम ही एनर्जी रिलीज होगा, तो ये वैल्यू बहुत कम आने वाला है, डी में लेस वैल्यू आने वाला है, सबसे कम। तो देखो सबसे ज़्यादा कौन से ट्रांजिशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा, ए वाले में। उससे कम एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा बी वाले में। उससे कम सी वाले में। और डी में सबसे लेस एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फिर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड सी एच बॉन्ड एनर्जी
गिवन डेट यहाँ पे कुछ डेटा दिया है, जैसे मीथेन का फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया है, कार्बन का सब्लिमेशन एनर्जी दिया है और एचएस का बॉन्ड एनर्जी दिया है। तो देखो, अब मीथेन का फॉर्मेशन एनर्जी दिया है तो मीथेन का फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखो। 1 मोल मीथेन गैस को फॉर्म कराओ फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। एक ग्रेफाइट है, कार्बन सॉलिड लिख रहा हूँ लेकिन ये ग्रेफाइट है, और H2 गैस के 2 मोल लगेंगे। अब देखो, इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे बोल रहा है कि -x किलोजूल पर मोल है। अब देखो, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी CH4 जो है मीथेन, यहाँ से हम CH का बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो मान लो बॉन्ड एनर्जी P है, CH बॉन्ड का एनर्जी कितना हो गया, बॉन्ड एनर्जी P। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो ग्रेफाइट है, सी ग्रेफाइट सॉलिड स्टेट में, इसको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दे दो। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जैसे देंगे, AC गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और H2 गैस जो है उसको बॉन्ड एनर्जी दे दो। देखो, HH बॉन्ड एनर्जी जो भी है, अगर देंगे तो 1 मोल टूटेगा, लेकिन यहाँ पे 2 मोल तोड़ना है, तो 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड है यहाँ पे। अगर बॉन्ड एनर्जी का 2 टाइम्स एनर्जी इसको प्रोवाइड करते हैं तो H गैस मिलेगा 4 मोल। समझे? वापस यही काम इधर से करा सकते हैं। मीथेन में देखो 4 CH बॉन्ड है, अगर मान लो CH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी P है, तो 4 टाइम्स ऑफ एक बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी अगर इसको दे देते हैं, तो ये मीथेन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम में टूट जाएगा। अब हेस लॉ अप्लाई कर देंगे। तो देखो, हेस लॉ यहाँ पे इनिशियल स्टेट बना दो और इसको फाइनल स्टेट, तो किसी पाथ के थ्रू जाओ एंथैल्पी चेंज सेम आएगा। तो लिख सकते हैं डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस 4 टाइम्स ऑफ AP जो माने हैं बॉन्ड एनर्जी CH का। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दिया है y किलो जूल, बॉन्ड एनर्जी HS का दिया है Z, तो हो जाएगा 2Z इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और क्वेश्चन में दे रखा है -x किलो जूल प्लस 4 × P। अपने को P ही तो कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से P का वैल्यू आएगा x प्लस वाई प्लस 2Z डिवाइडेड बाई 4, और ए ऑप्शन 2 में दिख जाएगा अपने को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन 8.74 ग्राम MnO2 is treated with HCl, then what will be the weight of Cl2 gas obtained? मोलर मास दे दिया है MnO2 का 87.4 ग्राम पर मोल। तो देखो, रिएक्शन कैसा इसमें हो रहा है, सबसे पहले अपने को लिखना पड़ेगा। MnO2 HCl के साथ रिएक्ट करके बनाएगा MnCl2 प्लस, ये देखो इसको ऑक्सीडाइज भी कर देगा, जो Mn4 प्लस में है ना, Cl माइनस को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, और पानी भी इसमें बनेगा। तो इसको बैलेंस करेंगे तो आएगा यहाँ पे इस टाइप से कुछ दिखने वाला है। तो देखो, यहाँ से अगर MnO2 का देखें तो इसका 1 मोल से Cl2 का 1 मोल बन रहा है, और क्वेश्चन में इसका वेट दिया है MnO2 का 8.74, तो मोल कितना आ जाएगा, 8.74 डिवाइडेड बाय मोलर मास 87.4, तो इसका मोल आ गया 0.1। अच्छा, 0.1 मोल है MnO2, तो Cl2 भी कितना बनेगा, 0.1 मोल। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, वेट बताओ Cl2 का। तो वेट ऑफ Cl2 क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास, और इसका मोलर मास कितना आएगा, 71 के आसपास आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.1 ग्राम, और कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए। तो ये रहा पूरे पेपर का डिस्कशन।
पेपर को ना तो इजी बोल सकते हैं, ना ही टफ बोल सकते हैं, मीन्स मॉडरेट लेवल का है। बहुत क्वेश्चन इसमें है, बहुत इजी भी है और कुछ थोड़ा सा टफ भी है। तो चलो, थैंक यू।